Hello students, myself डॉक्टर शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज हम सेकेंड ईयर का चरक पूर्वार्ध शुरू कर रहे हैं। इसमें जो सिलेबस दे रखा है चरक पूर्वार्ध का वो चरक सूत्र 13 से लेकर के इंद्रिय स्थान तक का हमारा सिलेबस है और अभी हम सूत्र स्थान शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र स्थान के 13 से 30 चैप्टर तक को कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चरक सूत्र 13 स्नेही अध्याय। स्नेही अध्याय में तो सबसे पहले हमारे को दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम स्नेही अध्याय से ही चैप्टर की क्यों शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम स्वेद क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं या हम पहले पंचकर्म का कोई टॉपिक क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि स्नेही अध्याय आयुर्वेद में अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास प्रधान चिकित्सा है वह है पंचकर्म, और पंचकर्म के लिए जो पूर्व कर्म करे जाते हैं उसमें आता है स्नेहन और स्वेदन। अब स्नेहन और स्वेदन में भी पहले स्नेहन क्यों, तो उसका रीज़न यह है कि हमारे पास जो दोष हैं वो 3 हैं, वात पित्त कफ। वात जो दोष है हमारा वो प्रधान दोष होता है और इस प्रधान दोष की जो चिकित्सा है वो है स्नेहन। इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्नेही अध्याय। और यही बात आपका यहाँ पे इस पैरा में दे रखा है कि व्याधियों के उन्मूलन के लिए पंचकर्म का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। पंचकर्म के पहले स्नेहन जो कर्म होता है वो प्रथम कर्तव्य है। दोषों में प्रधान दोष वात दोष होता है और उसे दूर करने के लिए स्नेहन सर्वश्रेष्ठ औषध है। इसलिए हम सबसे पहले स्नेही अध्याय पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हमारा ये 13वां चैप्टर शुरू हुआ है। तो 13वां चैप्टर जो है 13 से 16 4 चैप्टर ये जो है कौन से चतुष्क के अंतर्गत आता है, तो ये कल्पना चतुष्क के अंतर आता है। इससे पहले जब हमने और भी क्लासेस करी हैं मैंने ट्रिक बताई थी एक, भेश्वनी करो योजना से अन्न संग्रह। तो इससे पहले जो हमने चतुष्क जो हम पढ़ चुके हैं, तो हम भेषज चतुष्क पढ़ चुके हैं, स्वस्थ चतुष्क पढ़ चुके हैं, निर्देश चतुष्क हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये जो चतुष्क है ये कल्पना चतुष्क है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। जगत प्रसिद्ध ब्रह्म ज्ञानियों के साथ बैठे हुए भगवान पुनर्वसु से संसार के हित के लिए अग्निवेश ने अपने संदेह से उनको जो संदेह हुए उन्होंने इस पे कई क्वेश्चंस पूछे। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से जो क्वेश्चन पूछे उसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि उन्होंने पूछा कि स्नेह की क्या योनियाँ हैं। योनि, अब योनि का क्या मतलब होता है, योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान। मतलब जो स्नेह है वो कैसे उसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो स्नेह की उत्पत्ति कैसे होगी, तो स्नेह की उत्पत्ति जो है 2 तरीके से हो सकती है, या तो स्थावर हो जाएगा या तो जांघम हो जाएगा। स्थावर का क्या मतलब है, या तो स्नेह जो है हमारा वेजिटेबल ऑरिजिन का होगा या जो स्नेह है हमारा वो एनिमल ऑरिजिन का होगा। तो स्नेह की योनियाँ हमारे पास क्या है, स्थावर और जांघम। स्थावर क्या होता है, वेजिटेबल ऑरिजिन, और जांघम क्या होता है, एनिमल ऑरिजिन। अब स्थावर स्नेह का क्या एग्जाम्पल है, तो स्थावर स्नेह का जो हमें याद रखना है वो है तेल। हमें पता है कि जो स्नेह होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा। ठीक है, तो जो हमारा जो तेल है वो तो स्थावर यानी प्लांट ऑरिजिन का होता है। बाकी के जो 3 बचे, घृत, तेल और घृत, वसा और मज्जा, वो आपका कौन सी ऑरिजिन में आएंगे, जांघम ऑरिजिन में। अब आता है जांघम योनि। तो जांघम योनि में देखेंगे मछली हो गया, मृग, पक्षी में जांघम की योनि है इनके। तो चाहे वो मछली का, मृग का या पशु का, किसी भी पशु का क्या होगा, जो दही है, दूध है, घृत, मांस, वसा यानी वसा को हम क्या कहते हैं, चर्बी, मज्जा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका जो जांघम स्नेह की योनियों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वहाँ पे हमारा आ जाएगा घृत, वसा और मज्जा। और जो स्थावर स्नेह में आता है वो आता है तेल। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि प्रियाल हो गया, बहेरा, चित्रा, एरंड, महुआ। तो ना ये कभी पेपर में पूछा जाएगा और ना ही हमें ये याद करना है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्थावर स्नेह में क्या चीज़ें आती हैं,
तो स्थावर स्नेह में हमारे पास आता है तेल, और जांघम में क्या चीज़ें आती हैं, तो जांघम में आएगा घृत, वसा और मज्जा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कि तिल तेल एवं एरंड तेल की श्रेष्ठता। तो तिल तेल, अगर आपसे कोई पूछे कि स्थावर स्नेह में आपके पास क्या बेस्ट है, तो स्थावर स्नेह में हमारे पास जो बेस्ट है वो है तिल तेल और एरंड तेल। अब तिल तेल कैसे बेस्ट है और एरंड तेल कैसे बेस्ट है वो आप देखेंगे। तो सर्वेशाम तेल जाता नाम तिल तेलम विशिष्यते, मतलब जो तिल तेल है वो सबसे विशेष है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बलार्थे, बलार्थे स्नेहने, ये क्या करता है शरीर में स्नेहन के लिए, ये शरीर में बलाधान करेगा, मतलब शरीर में बल को बढ़ाएगा। और दूसरा क्या काम करेगा कि स्नेहन के लिए सबसे बढ़िया होता है। दूसरा क्या बताया गया है, दूसरा बताया गया है कि एरंडे तो विरेचने, जो एरंड का तेल होता है वो विरेचन के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो पहला हमारे पास क्या आता है, तिल तेल। तिल तेल क्या क्यों बेस्ट है, तो तिल तेल बेस्ट होता है बलार्थ और स्नेहन, वो शरीर को बल प्रोवाइड करता है और शरीर का स्नेहन करता है। जबकि एरंड तेल क्या करता है, एरंड तेल जो है हमारा वो विरेचन करता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे देखेंगे कि एरंड तेल का क्या गुण होता है। तो जब हम एरंड तेल के गुण की बात करेंगे तो जो एरंड तेल है हमारा वो कैसा होता है, कटु होता है, उष्ण होता है, इसके अलावा वात श्लेष्म हर, तो वात श्लेष्म हर मतलब वात और कफ का शमन करेगा। इसके अलावा एरंड तेल कैसा होता है, गुरु होता है। ये रस में कैसा होता है, तो कषाय स्वादु तिक्त। इसमें ये बताया गया है कि जो एरंड तेल होता है वो क्या है, कटु है, उष्ण है, वात कफ का शमन करेगा और गुरु होता है। अगर हम इसको कषाय स्वादु और तिक्त रस युक्त पदार्थों से अगर हम इसका संस्कार कर दिया जाए, या इन रसों से युक्त पदार्थों के साथ एरंड तेल का प्रयोग किया जाए, तो ये पित्त का भी शमन करने लगेगा। पहले से ही ये वात और कफ का शमन कर रहा है, लेकिन अगर हम इसका प्रयोग पित्त शामक रसों के साथ करें तो फिर ये पित्त का भी शमन करने लगेगा। अब आगे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन यह पूछा गया कि स्नेह के कितने भेद होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि स्नेह की कितनी योनियां हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि स्नेह के कितने भेद हैं। तो जो स्नेह के भेद होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं। क्या क्या, तो घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो स्नेह के 4 भेद हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। अब अगर हमसे ये पूछे कि अगर आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन होगा, तो जो भी हमारी बेस्ट क्वालिटी है वो ही हम बोलेंगे कि ये बेस्ट है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये 4 चीज़ें हैं, 4 स्नेह हैं, तो इन सब में सबसे बेस्ट किसको बोला गया है, घृत को। तो उत्तम घृत को माना गया है। क्यों ऐसा माना गया, तो पहली बात है यहाँ से असर्शन रीज़न का क्वेश्चन बनता है। आपके यहाँ से 2 MCQ के क्वेश्चन निकलेंगे। पहला MCQ का क्वेश्चन ये कि इन पहले तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, उनमें से बेस्ट कौन सा है, तो घृत उत्तम होता है। और तीसरा जो MCQ का क्वेश्चन निकलेगा कि बेस्ट होता है तो घृत ठीक है वो हम मान गए, क्या उसका रीज़न है कि घृत बेस्ट है, तो ये क्या करता है, संस्कारों से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ अनुवर्तन करने का, तो देखो जो हमारा वसा और मज्जा है, वसा और मज्जा के अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो अपने गुणों को रखें और किसी दूसरे स्नेह के गुणों को अपने अंदर ले पाएँ। वसा और मज्जा, अगर हम इस रेस से वसा और मज्जा तो पहले ही बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वसा और मज्जा के पास ये क्वालिटी नहीं है कि ये किसी दूसरे के गुण को अपने अंदर ऐड करें। तो ये तो बाहर हो गए। अब बचा हमारे पास तेल और घृत। तो तेल क्या करता है, तेल के अंदर भी यह क्वालिटी है, तेल भी दूसरों के गुणों को अपने अंदर धारण कर लेता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यह दूसरों के गुणों को अपने अंदर तो धारण कर लेता है, लेकिन उससे जो तेल के खुद के गुण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तेल में भी संस्कार से गुणाधान होता है, पर तेल के गुण नष्ट हो जाते हैं जो उसके खुद के गुण हैं, इसलिए ये घृत से कम अच्छा होता है। जो घृत होता है हमारा वो क्या करता है, वो अपने गुणों को तो रखता ही है,
देखो, जो घृत होता है वो है संस्कारित होने पे वो अपना गुण ना छोड़े। तो घृत जो है, घृत के जो अपने ओरिजिनल जो गुण हैं वो तो वो अपने पास रखेगा ही। अगर हम उसका संस्कार कर देते हैं तो वो दूसरे के गुणों को भी अपने अंदर ले लेगा। जो जो संस्कारित होने पर जो संस्कारित होने पर अपना गुण ना छोड़ें और दूसरे के गुणों को ले लें, वह उत्तम, और जो संस्कार से दूसरे के गुणों को ले और अपना गुण छोड़ दे वह उत्तम नहीं होता है। तो हमारा जो घृत है वो क्या करता है, घृत के अंदर क्या क्वालिटी है कि वो अपने गुण को तो मेंटेन रखेगा ही, और जब अगर हम उसका संस्कार कर देंगे तो वो दूसरों के अच्छे गुणों को भी अपने अंदर ले लेगा। इसलिए हमारा जो घृत है वो उत्तम बोला गया है। अब आगे देखेंगे, यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू के और एक एसेशन रीजन का क्वेश्चन बनेगा। अब हमें एक एक करके इन जो घृत तेल वसा मज्जा है इन सब के गुणों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है घृत का गुण। तो घृत के क्या गुण होते हैं, तो घृत जो होता है वो पित्त अनिल हरम बोला गया है। घृतम पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। इसका क्या मतलब हुआ, तो घृतम पित्त अनिल हरम। तो घृत क्या करता है, पित्त और वात, अनिल का मतलब क्या होता है वात, पित्त का तो हमें पता ही चल रहा है कि पित्त और वात का शमन करता है। इसके अलावा क्या होता है, रस धातु को बनाएगा, शुक्र धातु को बनाएगा और ओज को, इन तीनों के लिए ही कैसा होता है, हितकारी होता है। निर्वापणम, निर्वापणम का क्या मतलब होता है कि दाह को शांत करता है। मृदुकरम, शरीर में कोमलता लाता है। स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है। अब हमें चीज़ें याद कैसे रहेंगी, वैसे तो क्योंकि ये सारे कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनल ईयर में पंचकर्मा में भी हम यही सारी चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे। तो अगर कोशिश ये करनी है कि हमें ये श्लोक याद हो जाए, घृत तेल वसा मज्जा के ये जो श्लोक है ये याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी ये याद कैसे होगा वो ट्रिक भी सुनो। तो घृतम पित्त अनिल हरम, तो पित्त और वात कहीं पे भी हम, अब पूरे आयुर्वेद में कहीं पे भी अगर हमारा वात और पित्त साथ में आता है तो हम इसको याद करेंगे ट्रिक से बीपी। तो हमारी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगा बीपी। और तो घृत का अगर आप सेवन करोगे तो घृत क्या करता है, बीपी को कम करता है। घृत किस पे काम करता है, तो पहली और आखिरी धातु पे काम करता है। हमें याद कैसे करना है कि पहली और आखिरी धातु पे काम करता है, तो रस पे काम कर रहा है और शुक्र पे काम कर रहा है, तो पहली और आखिरी धातु पे काम कर रहा है। और ओज क्या होता है, शुक्र के बाद ओज बनता है, या सभी धातुओं का सारभूत जो होता है उसे ओज कहा जाता है। तो पहली, आखिरी और ओज इन तीनों पे काम कर रहा है। दूसरा क्या बात होता है कि अभी वैसे भी ठंड आने वाला है, हम सब मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, तो जो घृत से अच्छा या शद्दौत से अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है आज तक। तो घृत क्या करता है, शरीर को मृदु करता है, शरीर में कोमलता लाता है। कहीं पे भी जलन हो रही है हाथ में, हम क्या लगाते हैं, घृत लगाते हैं, तो दाह को शांत करता है, तो निर्वापण करता है। स्वर वर्ण को प्रसादन, मतलब स्वर को और वर्ण को, कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है। तो घृत का ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आगे देखेंगे तेल का। तो तेल के लिए क्या क्या बताया गया है, तेल के क्या गुण होते हैं, मारुतघ्न। तेल क्या होता है, मारुतघ्न। मारुतघ्न का क्या मतलब है कि वात का शमन करता है। वात का तो शमन कर रहा है, बट हमें यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि वात का शमन करेगा तो कफ को बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। तेल क्या है, वात का तो शमन करता है लेकिन नाचा श्लेष्म वर्धनम, मतलब कफ को नहीं बढ़ाता है। दूसरा क्या बताया गया है, बलवर्धनम। तेल क्या करता है, बल को बढ़ाता है, शरीर के अंदर जो बल है उसको बढ़ाएगा। त्वचम उष्णम, उष्ण होता है और त्वचा के लिए हितकारी होता है। स्थिरकरम। योनि विशोधनम, योनि विशोधनम का मतलब क्या है कि योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है। देखो, आप गायनी में जब भी हम गायनी पढ़ेंगे तो उसमें हम कभी भी घृत पिचू या वसा या मज्जा पिचू नहीं पढ़ते हैं, हम हमेशा तेल पिचू पढ़ते हैं कि योनि में तेल का पिचू रखा जाता है। तो योनि विशोधन तेल पिचू से याद रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा योनि विशोधन में क्या यूज़ करते हैं, तो हम तेल यूज़ करते हैं। अब तेल हमें पता है कि वात पित्त कफ, अगर मैं इनकी शमन चिकित्सा देखूं तो वात की शमन चिकित्सा क्या होती है, तेल।
पित्त का क्या होता है घृत, और कफ का क्या होता है मधु। ठीक है, तो अगर वात के लिए जो बेस्ट है वो तेल है, तो तेल का क्या काम होगा, ये वात का ही शमन करेगा, ये तो हमें पहले से पता था। तो मारुतग्न। अब हमें जो याद रखना है कि वात का तो शमन करेगा लेकिन कफ को नहीं बढ़ाएगा। तो नाचा श्लेष्म वर्धनम। फिर आता है बलवर्धन, बल को बढ़ाने वाला होगा। और हम हमेशा तेल की मालिश करते हैं, कभी भी हमने यह नहीं सुना कि घी की मालिश की जा रही है या वसा की मालिश हो रही है, मज्जा की मालिश, हमेशा तेल की मालिश होती है। और तेल कैसा, थोड़ा सा कुनकुना तेल, गुनगुना तेल होता है, थोड़ा गरम तेल होता है, तो हम गरम तेल की मालिश करते हैं। तो त्वचा पे हम क्या लगाते हैं, गरम तेल। तो त्वचम उष्णम, उससे क्या होता है, जब हम शरीर पे अभ्यंग करते हैं, मालिश करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या आता है, स्थिरता आती है। तो स्थिर करम, ये जो मैं बता रही हूँ ये पूरी तरीके से ट्रिक के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले मारुतघ्नम, नाचा श्लेष्म वर्धनम, बलवर्धनम, त्वचम उष्णम, स्थिरकरम, तेलम योनि विशोधनम। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है। आचार्य वाग्भट ने बोला है कि जो तेल होता है वो स्थूल व्यक्तियों के लिए भी और कृष्ण व्यक्तियों के लिए भी, दोनों ही व्यक्तियों के लिए जो तेल है वो लाभकारी है। तो ये कैसे लाभकारी है ये देखेंगे। स्थूल मनुष्य जो होता है, स्थूल मनुष्य को क्या करता है, कृष्य करता है, और आकृष्य मनुष्यों को स्थूल करता है। कैसे, अब देखो, अब अगर कोई ये स्थूल व्यक्ति है और ये स्थूल व्यक्ति के स्रोतस हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेद धातु ये बढ़ के इसने जाम कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मेद धातु ये जाम हो गई। अब इससे क्या हुआ कि उत्तरोत्तर मतलब जो आगे वाली धातुएं हैं उनका निर्माण नहीं हुआ। अब उनका निर्माण, आगे का तो प्रोसेस जो होना था वो हुआ नहीं। अब क्या होगा, लेकिन यहाँ से इधर से चीज़ें बन रही हैं। अब इधर से चीज़ें बन रही है तो इधर क्या बढ़ता जाएगा, मेद बढ़ता जाएगा इस व्यक्ति के शरीर में, और ब्लॉकेज आता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उत्तरोत्तर नहीं बन रहा है लेकिन उससे पहले तो बन रहा है। तो यहाँ पे तात्पर्य यह है कि मेदो धातु बढ़कर जब स्रोतसों को अवरुद्ध कर देती है तो उत्पन्न रस धातु से रक्त धातुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। फलतः मेदो धातु बढ़ जाने से शरीर क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो अब इस व्यक्ति का शरीर कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और मोटा हो जाएगा जब यह व्यक्ति तेल का सेवन करता है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जब यह व्यक्ति तेल का सेवन करेगा तो तेल के सेवन से स्रोतों का जो मुख है वो खुल जाता है। क्यों खुलेगा, क्योंकि तेल का क्या गुण है, तेल का जो गुण होता है, क्योंकि तेल उष्ण होता है और सूक्ष्म होता है। क्योंकि तेल सूक्ष्म है, तेल के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस ब्लॉकेज तक पहुंच जाएंगे। और क्योंकि ये पार्टिकल इस ब्लॉकेज तक पहुंच जाएंगे, और ये जो तेल है वो कैसा है, उष्ण है, गर्म है, तो जब ये गर्म तेल इस मेद पे जाएगा, मेद क्या है, फैट सब्सटेंस होता है, तो जब गर्म चीज़ इस मेद पे जाएगा तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। जैसे कि ठंडियों में क्या होता है, जो हमारा नारियल का तेल है वो जम जाता है, लेकिन अगर हम उसको धूप में रख दें या थोड़ा गर्म कर दें तो वो वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, जो हमारा तेल है वो क्या है, गर्म है। तो जैसे ही ये जो सूक्ष्म होने के कारण यहाँ पे पहुँचेगा, और ये क्योंकि गर्म होगा, तो ये गर्म होगा, और जब ये गर्म होगा तो ये पिघल जाएगा, और जैसे ये पिघल जाएगा जो हमारा स्रोतस है वो क्लियर हो जाएगा। जब हमारा स्रोतस क्लियर हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि शीघ्र ही स्रोतों में प्रविष्ट होकर स्रोतसों को विकसित कर देता है। इससे संपूर्ण धातुओं का वापस से निर्माण होने लगता है, और मेदो धातु के अभाव से शरीर कृष्य हो जाता है। और जो जब मेदो धातु का अभाव हो जाएगा तो शरीर क्या होगा, कृष्य हो जाएगा। तो जो मोटा व्यक्ति था वो क्या हो गया, पतला। एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। दूसरा जो असर्शन रीजन बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि कृष व्यक्तियों में तेल कैसे काम करता है। अब जो कृष व्यक्ति है, वो कैसा, बिल्कुल पतला दुबला व्यक्ति है हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। कृष व्यक्ति जब तेल का सेवन करता है तो उनके शरीर में सूखे हुए स्रोत, क्योंकि कृष व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, जो स्रोतस है वो सूख चुके होते हैं। तो जो सूखे हुए स्रोत हैं, जो धातुओं का वहन उचित रूप से ना कर शरीर को सुखा देते हैं, वे तेल से प्राकृत होकर धातु, जब जब उन स्रोतसों में तेल जाता है तो तेल से वो प्राकृत होकर धातुओं का निर्माण समुचित रूप से करने लगते हैं, और इसलिए तेल को उभय गुणकारी बताया गया है।
यह इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही असर्शन रीज़न के क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे वसा का गुण। तो वसा के गुण में क्या बताया गया है कि विद्य भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुजि। मतलब हमें याद कैसे रखना है कि जितनी भी हमारी सीवियर पेनफुल कंडीशंस होती हैं, सीवियर हो और पेनफुल कंडीशंस हो, उन हर जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, वसा का प्रयोग करते हैं। तो वसा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, जितनी हमारी सीवियर पेनफुल कंडीशंस होंगी, जैसे कि विद्य होना, भग्न कांड भग्न होना, फ्रैक्चर हो जाना या डिसलोकेशन हो जाना, संधि भग्न होना। इसके अलावा भ्रष्ट योनि, योनि भ्रंश हो जाना, आहत होना चोट लगने पे, कर्ण शिरोरुजा, कर्णशूल और शिरोशूल होने पे हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, वसा का प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए पौरुष उपचय स्नेह स्नेहे व्यायामे च इष्यते वसा। शरीर को स्निग्ध करने के लिए जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उन लोगों के लिए वसा जो है हितकर होती है। तो वसा का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ पे करना है, जितनी भी हमारी सीवियर पेनफुल कंडीशंस है वहाँ पे, उन सभी कंडीशंस में हमें वसा का प्रयोग करना है। इसके अलावा पौरुष की वृद्धि के लिए और जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं, जो अपने शरीर को स्निग्ध रखना चाहते हैं, जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं, उनको भी हम वसा का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे पास ट्रिक क्या है कि सीवियर पेनफुल कंडीशंस, इसके अलावा जो हमारी ट्रिक है, व्यायाम करने वाले पुरुष में स्नेह का वास है। जो व्यक्ति व्यायाम करता है ऐसे पुरुष में, व्यायाम करने वाले पुरुष में स्नेह का क्या है, वास है। तो यहाँ से व्यायाम से हमारा ये कोटेशन बन जाएगी, पुरुष से हमें पौरुष समझ में आ जाएगा, और स्नेह से स्नेह समझ में आएगा, और वास से ये पता चलेगा कि हाँ ये वसा का ट्रिक है। तो हमारी जो ट्रिक क्या है कि व्यायाम करने वाले पुरुष में स्नेह का वास होता है। जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनके जो ऐसे जो पुरुष हैं उनके शरीर में क्या है, स्नेह का वास है। और पहला जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा जितनी भी हमारी सीवियर पेनफुल कंडीशंस है वो सारा, उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, वसा यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मज्जा। तो मज्जा क्या है, तो मज्जा में हम देखेंगे कि मज्जा का क्या गुण होता है। तो मज्जा के गुण में है कि बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धना, मज्जा विशेष स्थानम चा बलकृत स्नेहने हिता। देखो इसमें क्या बताया गया है कि मज्जा के गुण में मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल आता है, शुक्र यानी वीर्य, रस कफ मेद मज्जा की वृद्धि होती है। विशेषकर मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने और शरीर का स्नेहन करने में हितकर होता है। तो मज्जा का प्रयोग कहाँ पे हितकर होता है, अस्थियों को बल देता है और शरीर का स्नेहन करता है। तो अब हमें याद कैसे रखना है, हमने घृत के केस में क्या पढ़ा था कि पहली और आखिरी धातु और ओज। घृत क्या बनाता है, पहली आखिरी और ओज। मज्जा क्या बना रही है, तो मज्जा जो आती है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो मजा आ गया। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इसलिए मजा आ गया। पहली आखिरी धातु के साथ बाकी और भी धातुएं जहाँ पे आ जाती हैं तो वो उसका एग्जाम्पल क्या है, मज्जा। बल पहली धातु रस, आखिरी धातु शुक्र, तो बल शुक्र रस श्लेष्म। फिर मेद, फिर मज्जा, पहली आखिरी के साथ अगर और भी धातुएं आ जा रही हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, मज्जा का एग्जाम्पल है। पहली आखिरी और शुक्र, पहली आखिरी और ओज आता है अगर तो वो घृत का एग्जाम्पल है। मज्जा कहाँ पे पाई जाती है, मज्जा होता क्या है, बोन मैरो। तो बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हड्डी के अंदर में, अस्थि के अंदर में। तो मज्जा का जो विशेष स्थान क्या हो गया, अस्थि हो गया। तो मज्जा का जो विशेष स्थान होता है वो कहाँ पे पाया जाएगा, अस्थि के अंदर में मज्जा पाई जाती है। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही देखेंगे। इसका अगला लेक्चर जो होगा वो हमारी क्लास की टाइमिंग 9:30 से 11 बजे तक की होती है। हमारी क्लास डेली 9:30 बजे रात में शुरू होकर के 11 बजे तक चलती है और डेली हमारा क्लास चलेगा, संडे ऑफ रहता है। तो आप में से अगर किसी को भी क्लासेस ज्वाइन करना है या आप पढ़ना चाहते हो तो ये इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।